वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा नाइट्रेट एसिमिलेशन। देखो, इससे पहले हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था ना, और वहाँ हमने देखा था कि जो लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स हमने एग्जांपल के रूप में लिया कि बैक्टीरिया वहाँ पे वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से यूरिट्स के रूप में उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा था और पौधे को ये जो राइजोबियम के साथ सिम्बायोसिस थी उससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो वो जो मैटर था वो तो केवल नोड्यूल्स तक था, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था वो। आज का अपना जो टॉपिक है वो है नाइट्रेट एसिमिलेशन। देखो, इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की मेन फॉर्म है वो नाइट्रेट है, इसको अपन नाइट्रेट बोलते हैं। सॉइल के अंदर मेन जो नाइट्रोजन का स्टोर है वो नाइट्रेट होता है। अब सॉइल से प्लांट नाइट्रोजन को उठाएगा और नाइट्रेट पिक भी होती है, और पिक होने के बाद में जो अमीनो एसिड्स है उनका पार्ट बनेगा, यानी पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो, यानी कि जो नाइट्रेट है वो अगर NH3 फॉर्म के अंदर रिडक्शन उसका हो जाए ना, ये एक प्रकार का रिडक्शन है। दिस इज ए रिडक्शन प्रोसेस। तो वेरी सिंपली अपन कह सकते हैं कि पौधा अपनी जड़ों से जो नाइट्रेट है उसको उठाएगा और फिर उसको अपने बायोमास के अंदर, यानी कि उसके जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर वो उसको यूज करता है। ये एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन को सिंपली अपन इकट्ठा करना कहते हैं। तो प्लांट अपनी रूट से नाइट्रेट को पिक करता है। आप यहाँ पे दो चीजें समझेंगे कि मेनली जो पिक होता है वो तो है नाइट्रेट NO3-। इसके बाद में दूसरा आपको ये भी ध्यान में देना है कि अगर सॉइल के अंदर अमोनियम प्रेजेंट है ना, NH4+, अमोनियम आयन प्रेजेंट है, तो पौधे अपनी जड़ों से अमोनियम आयन को भी पिक करते हैं, कैन पिक। लेकिन इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। मेन तो क्या होता है, नाइट्रेट ही होता है। थोड़ा सा इकोलॉजी के हिसाब से आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा सॉइल जहाँ पे मॉइस्चर हो, यानी कि जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्ट सॉइल, वहाँ हमें अमोनियम है वो मिलेगा, प्रेजेंट होता है। अगर सॉइल ड्राई है तो ड्राई सॉइल के अंदर अमोनियम है वो हमें कम मिलेगा, क्योंकि वो गैस के रूप में निकल जाता है। तो इकोलॉजिकली जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन टूटेंगे, अमोनिफिकेशन प्रोसेस होती है, तो डिकम्पोजिशन से अमोनिया निकलता है, इसको अपन अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिफिकेशन जो कि डिकम्पोजिशन का पार्ट है। तो नेचर के अंदर जो भी डेब्रिसेज हैं, प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, वो गिरते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है और वहाँ से भी अमोनिया निकलती है। वो मेनली अमोनिया एयर में चली जाती है एज ए लॉस्ट। लेकिन अगर मिट्टी में मॉइस्चर है तो वहाँ वो प्रेजेंट हो सकती है। तो पौधे अपनी जड़ों से उस अमोनिया को भी उठा सकते हैं अमोनियम आयन के रूप में, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है। मुख्य रूप से नाइट्रेट ही उठाया जाता है। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, नाइट्रेट एसिमिलेशन है, कि पौधे अपनी जड़ों से नाइट्रेट को उठाते हैं और फिर उसको वो अपने बायोमास के अंदर लगाते हैं। तो आज का अपना जो सारा टॉपिक है वो यही रहेगा कि प्लांट्स कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं और उसमें स्टेप्स कौन कौन से आएंगी, वहाँ के एंजाइम्स कौन कौन से हैं और एंजाइम्स के फॉर्म्स क्या हैं, कोफैक्टर्स क्या हैं, और बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्या क्या ध्यान देना, वो सब हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे।
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है एसिमुलेशन का, उसकी जो पहली स्टेप होती है, उस फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो उसे अपन ले सकते हैं कि जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट है उसका कन्वर्जन होता है नाइट्राइट में, है ना, क्योंकि ये नाइट्रेट फॉर्म है और ये नाइट्राइट फॉर्म है। तो वेरी फर्स्ट जैसे ही पौधे अपनी जड़ों से नाइट्रेट को उठाते हैं, उसके बाद में जो रूट्स है, ये सारा प्रोसेस रूट्स में होगा, मेनली रूट्स में, और रूट सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म वाले फ्रैक्शन के अंदर ये प्रोसेस पूरी होती है और पहला कन्वर्जन होता है कि उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को बताना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि NO3 माइनस प्लस NaDH भी हो सकता है, NaDPH भी हो सकता है, प्लस प्रोटॉन होते हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे और फिर ये रिड्यूस हो जाएगा। एक प्रकार का रिडक्शन है। NO2 माइनस प्लस हमारा जो भी कोफैक्टर है वो हमारा फ्री हो जाएगा, प्लस वाटर, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो NO3 है वो NO2 में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ये इलेक्ट्रॉन दो कोफैक्टर हैं, पहला कोफैक्टर NaDH, उससे भी इलेक्ट्रॉन अपन को मिल सकते हैं, और दूसरा कोफैक्टर होता है NaDPH, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। यानी कि जो एंजाइम यहाँ पे काम करता है उसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म ऐसा है जिसका कोफैक्टर NaDH होता है, ये कोफैक्टर हो जाएंगे, जो भी एंजाइम्स आप लेते हैं उनके ये कोफैक्टर होते हैं, या NaDPH कोफैक्टर होता है। तो बेसिकली हमारा जो नाइट्रेट है उसका रिडक्शन है और उसका रिडक्शन होने से नाइट्राइट बनता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, आंसर क्या है, या तो NaDH के होते हैं या NaDPH के होते हैं, ठीक है। और प्रॉपरली यहाँ पे जो पूरा एंजाइम काम में आता है या जो एंजाइम मशीनरी यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि पहला स्टेप एसिमुलेशन का यही है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको अपन नाइट्रेट रिडक्टेज बोलते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो एसिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज। करता क्या है, जड़ों ने जो नाइट्रेट सोखा है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, या तो NaDH से इलेक्ट्रॉन लेता है या NaDPH से इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि रिडक्शन की पहली स्टेप है। अब इसके बाद में हमारा जो मेन पार्ट आता है वो आएगा कि हमें इस एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। देखो, एंजाइम को लेकर के पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर करना है कि ये जो एंजाइम है ये एक डाइमर प्रोटीन होती है, इसके अंदर दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो आप इसको होमोडाइमर बोल सकते हैं। कि जो एंजाइम यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज की तरह काम करेगा वो एक बड़ा प्रोटीन है, उसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, तो होमोडाइमर की तरह ये एंजाइम होता है। अगर हम इसके मोनोमर की बात करें कि इसके मोनोमर के अंदर क्या क्या होता है, अगर हम उस चीज़ को समझें तो मोनोमर के कंपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, यानी कि प्रत्येक मोनोमर के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं FAD, जो कि कोफैक्टर है। दूसरा जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं हीम प्रोटीन, और थर्ड वन इसका पार्ट होता है वो होता है मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे इसके 3 पार्ट है, एक FAD, एक हीम और एक मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स, है ना, ये मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स है ना।
तो प्लांट्स के अंदर मॉलिबेडनम कहाँ काम आता है, अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई करना हो तो आपके पास ऑप्शन है कि जहाँ नाइट्रोजन को अपन एस्टिमुलेट करते हैं, जैसे आपने लेग्यूम्स में देखा तो वहाँ भी मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अपन नाइट्रेट रिडक्टेज की बात कर रहे हैं, उसमें भी मॉलिबेडनम है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं, नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये मॉलिबेडनम को काम में लेते हैं। तो मोनोमर है और एक मोनोमर के 3 पार्ट हैं, एफ हीम एंड मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रॉन NADH के या NADPH के होते हैं, उनको जाना NO3 के पास होता है, तो वो कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो NADH है या आप NADPH लिख सकते हैं, वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो जाएंगे FAD को। FAD से बाद में ये जाते हैं हीम को, और हीम से बाद में जाएंगे ये मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स को, और मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स से जाते हैं ये NO3 माइनस को, और फिर NO3 माइनस है वो कन्वर्ट हो जाता है NO2 माइनस में। तो इलेक्ट्रॉन NADH के होते हैं और उनको जाना होता है NO3 के पास, भेजना होता है, और भेजने के लिए पूरा एक मशीन काम करेगा। उस मशीन को आपने नाइट्रेट रिडक्टेज बोला है, उसमें FAD एक हिस्सा है, हीम एक हिस्सा है, और मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स एक हिस्सा है, और एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि NO3 का एक मॉलिक्यूल NO2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हमारा मशीन डाइमर है, तो 2 NO2 माइनस बनेंगे ना, पूरा मशीन एक साथ काम करता है। तो 2 चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं कि एक तो मोनोमर का कंपोजिशन क्या है, उसमें 3 चीज़ें आएंगी, FAD, हीम एंड मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये नाइट्रेट रिडक्टेज काम करता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके कंपोनेंट्स में से कैसे होता है। तो जैसे आप जेड स्कीम पढ़ते हैं, ETS वगैरह पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होती है, वो आपको पता होना चाहिए, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ पे NADH से 2 इलेक्ट्रॉन पहले FAD को, फिर हीम को, फिर मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स को जाते हैं, फाइनली NO3 का रिडक्शन हो जाता है। तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कीजिए कि जो हमारा मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स है, ये मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में किसी और कंपोनेंट के साथ जुड़ा रहता है, और वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट जिसका नाम होता है टेरिन, PTERIN, टेरिन। तो वैसे देखा जाए तो ये टेरिन का हिस्सा होता है, मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स टेरिन प्रोटीन का पार्ट होता है। एक FAD, एक हीम, एक मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स, और मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स भी टेरिन प्रोटीन का पार्ट होता है। तो टेरिन हो तो भी आप समझ सकते हैं, मॉलिबेडनम कॉम्प्लेक्स हो तो भी आप समझ सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। देखो, ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ जिसमें हमने देखा कि जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरा एक कॉम्प्लेक्स उसके लिए जिम्मेदार है, और जड़ों के अंदर जो सेल्स हैं वो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला कन्वर्जन कर रही थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, स्टेप नंबर 2, और यहाँ हम देखेंगे कि जो नाइट्राइट बना था, है ना, NO2 माइनस जो बना था, उसका अब कन्वर्जन होगा, वो फर्दर रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर के इससे बनेगा अमोनियम, यानी कि NH4+, अमोनियम में ये कन्वर्ट होगा। तो ये भी अपने आप में एक रिडक्शन प्रोसेस ही है। तो पहला स्टेप भी रिडक्शन ही होता है, दूसरा भी रिडक्शन ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेप हैं, दोनों के एंजाइमेटिक मशीनरी है वो अलग अलग हैं। देखो, यहाँ जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम को अपन बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज। वो नाइट्रेट था, इसका नाम सबस्ट्रेट वाइज क्या हो जाएगा, नाइट्राइट रिडक्टेज है।
तो पहला नाइट्रेट पे काम करता है तो नाइट्रेट रिडक्टेज, दूसरा नाइट्राइट पे काम करता है तो नाइट्राइट रिडक्टेज है। एक तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला जो एंजाइम है ये मोनोमर ही होता है, ये डायमर नहीं है, ये मोनोमर ही है। यानी कि कंपैरिजन करें तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो बड़ा एंजाइम है, ये कंपैरेटिवली उससे छोटा है। ओके, ठीक है। और इसके बाद में अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या है, कि ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है, अगर आप इनके कंपोनेंट्स की बातें करेंगे तो कंपोनेंट्स के अंदर एक तो फेरिडॉक्सिन होता है। फेरिडॉक्सिन एक प्रोटीन का नाम है जिसको शॉर्ट में FD से रिप्रेजेंट करते हैं, फेरिडॉक्सिन। और एक होता है फेरस सल्फर क्लस्टर, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स। फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स हमारे पास जब नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आता है। एक FAD है, एक फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स है और एक पार्ट होता है इसका हीम। तो पर्टिकुलर जो एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज, ये फेरिडॉक्सिन, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स और हीम, इन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। हालांकि ये डायमर नहीं है, ये मोनोमर ही है। अगर हम बात करें कि ये वर्क किस प्रकार से करता है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस प्रकार से, ना दोनों ही केस में आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो होता है फेरिडॉक्सिन से। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे फेरस सल्फर को, फेरस सल्फर से ये जाते हैं हीम को, और हीम से बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे NO2 माइनस को, और वो फिर कन्वर्ट होगा NH4 प्लस में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरिडॉक्सिन से आते हैं। अब देखो फेरिडॉक्सिन के लिए आपको ध्यान देना है कि जो फेरिडॉक्सिन है, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फेरिडॉक्सिन वहाँ पे भी आता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हम जेड स्कीम पढ़ते हैं, तो जेड स्कीम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पहले फोटोसिस्टम सेकंड से निकलते हैं, फिर जेड स्कीम में जाते हैं, फिर फर्स्ट में जाते हैं, फिर पैसे वो फेरिडॉक्सिन को जाते हैं। और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन है वो बाद में NADPH को जा सकते हैं या वापस से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर आ जाते हैं। तो जो लाइट रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो इसका सोर्स है ना। वहां पे अपन ने देखा कि जड़ों के अंदर पहली स्टेप पूरी होती है और वहां जो इलेक्ट्रॉन थे उनका लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो फेरिडॉक्सिन से लिए जाते हैं और फिर बाद में वो फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स को जाएंगे। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स वाइज बात करेंगे तो इसमें मेन कंपोनेंट दो हो गए, फेरस सल्फर और हीम। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के, और उनको पहुंचाया जाता है नाइट्राइट के पास में, और पहुंचाने का काम करता है फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स और हीम, जो मिलकर के हमारा नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है ये कहलाता है। देखो थोड़ा सा इसके साथ में एक पॉइंट आप ये भी ऐड कीजिए कि जैसे इससे पहली स्टेप अपन ने देखी थी, वहाँ पे प्लांट ने क्या किया था कि NO3 माइनस था उसको कन्वर्ट कर लिया था NO2 माइनस के अंदर, और इतना जो कन्वर्जन था वो रूट्स में हो गया था, इन रूट्स, और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब देखो यहाँ से दो ऑप्शन है कि जो नाइट्राइट बना है ये रूट्स में भी रह सकता है और ये सूट में भी पहुंच सकता है। एक तो फैक्टर ये है कि अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तब तो जड़ों में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है। अगर एक्सेस में है तो सूट में भी पहुंचेगा। अब रूट में अगर पहुंचेगा तो रूट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो है नहीं, नो फोटोसिंथेसिस।
जबकि सूट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। सूट का मतलब पत्तियां होगी, लीव्स। तो सॉइल में जो नाइट्रोजन उठाया गया था उसको पहली बार जो यहाँ पे कन्वर्ट करके नाइट्राइट बनाया गया था, उसके दो ऑप्शन है कि या तो वो जड़ों में है तो फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं हो रहा, अगर वो ट्रांसपोर्ट होकर के सूट में या पत्तियों में पहुंच गया तो वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हमारे पास जो फेरिडॉक्सिन वाला सिस्टम है वो काम करेगा, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो फेरिडॉक्सिन से, जो हमने अभी बात की कि लाइट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो उसको मिल जाएंगे। तो दूसरा जो कंपोनेंट बच गया हमारा जड़ों वाला, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो वहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है प्लास्टिड्स में, और फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये कंप्लीट होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो आपके पास आंसर आएगा कि पहली स्टेप पूरी होती है साइटोप्लाज्म में, दूसरी स्टेप कंप्लीट होती है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर जड़ों का मैटर है तो प्लास्टिड होंगे, और अगर सूट का मैटर है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कीजिए कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो उसका आंसर है ट्रिपल पी पाथवे। ट्रिपल पी पाथवे, ओके। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर थोड़ा सा नाइट्रोजन है तो वो जड़ों में ही उसका एसिमिलेशन चल रहा है, वहीं पे उसका कन्वर्जन अमोनिया में हो रहा है, प्लास्टिड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रिपल पी से आते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा है और ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर चला गया तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड है वो, क्योंकि ये वाली लाइन जो है फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करने लग जाती है। तो हमारे पास इसके दो वर्जन हो गए कि अगर हम बात करें कि जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है, क्योंकि ये सारा काम नाइट्राइट रिडक्टेज कर रहा है, तो उसके दो फॉर्म हैं, एक प्लास्टिड्स में काम करने वाला, एक क्लोरोप्लास्ट में काम करने वाला। प्लास्टिड में काम करने वाला इलेक्ट्रॉन लेता है ट्रिपल पी से, और क्लोरोप्लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेता है फोटोसिंथेसिस के फेरिडॉक्सिन से। देखिए, इसको आप सिंपली ऐसे ले लीजिए कि जैसे पहली स्टेप के अंदर जब हम बात कर रहे थे कि हमारा NO3 NO2 माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ये काम क्या था, नाइट्रेट रिडक्टेज ने, है ना, पहला एंजाइम था ये। उसका काम कहाँ तक था, जड़ों तक था, और साइटोप्लाज्म में करता है। ठीक है, ये काम तो उतना हो गया पहला स्टेप। अब अगला स्टेप आता है कि जो नाइट्राइट बन गया उसका क्या होगा, तो उसका कन्वर्जन होता है अमोनिया में, और इसको कन्वर्जन करने वाला एंजाइम का नाम हो गया नाइट्राइट रिडक्टेज, यानी कि NO2 माइनस को ये NH4+ में कन्वर्ट करेगा। ये तो हो गया प्रोसेस। अब इसके बाद में मैटर ये आता है कि ये काम होगा कहाँ पे, तो इसके दो ऑप्शन है, या तो प्लास्टिड में होगा या क्लोरोप्लास्ट में होगा। प्लास्टिड में कब होता है, जब नाइट्रोजन कम हो या ऊपर पहुंचाने के लायक उतनी मात्रा है ही नहीं, तो मेनली जड़ों तक सीमित हो जाएगा, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रिपल पी से आएंगे। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट हो गया जाइलम फ्लोएम में, वॉस्कुलर सिस्टम है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर चला गया तो पत्तियों में चला जाएगा, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में जेड स्ट्रीम से इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को जाते हैं, तो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि पौधे में NO2 जो माइनस बनता है नाइट्राइट, वो तो जड़ों में बनता है। अब नाइट्राइट से आगे अमोनिया है, वो जड़ों में भी बन सकता है और सूट में भी बन सकता है। ये दो ऑप्शन है इसके पास। ठीक है, देखो, एक तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो प्लांट्स हैं वो एसिमिलेट कर सकते हैं नाइट्रेट को। प्लांट्स एसिमिलेट नाइट्रेट दो ऑप्शन आएंगे, इन रूट्स और इन सूट्स, कि ये काम
दोनों जगह हो सकता है ना, जड़ों में भी हो सकता है और सूट में भी हो सकता है। अब कुछ पौधे हैं, मे भी आपसे कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, जैसे कि जैंथियम स्ट्रूमोनियम है, जिसको अपन कोकल बर बोलते हैं, जैंथियम स्ट्रूमोनियम सोलनेसी का ये है। तो यहाँ जो एसिमुलेशन है वो ओनली सूट में होता है। ऐसे दूसरा पौधा आप लेंगे लुपिनस, लुपिनस एल्बस, इसके अंदर ओनली रूट्स में होता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दोनों जगह पे हो सकता है। लेकिन कुछ पौधे एग्जाम्पल हैं, जैसे जैंथियम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैंथियम एक तो पूछा जाता है लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के हिसाब से, है ना। एक यहाँ पे इसका एसिमुलेशन से ये पूछा जा सकता है। तो वैसे साइड दोनों हैं, रूट में भी हो सकता है, सूट में भी हो सकता है, लेकिन कुछ प्लांट मेनली जड़ों में करते हैं, कुछ प्लांट मेनली सूट्स में करते हैं। ओके, इसके बाद में हम तीसरी स्टेप पे आएंगे। और अब हमारा कंटेंट पहुंच गया कि हमें अभी अमोनियम बना लिया था। अब अमोनियम को अमीनो एसिड्स में जोड़ा जाएगा, इसको अपन बोलते हैं अमोनियम एसिमिलेशन। तो देखो अमोनिया के सोर्स क्या क्या हैं, दो चीज़ें आप यहाँ पे और ऐड कर लीजिए। अमोनियम जो बना है उसके सोर्स क्या हैं। तो पहला सोर्स तो हमने अभी लिया कि जो हमारा NO2- है, इसका कन्वर्जन हुआ था NH4+ में। एक तो ये इसका सोर्स है। दूसरा सोर्स इसका आप लेंगे जब फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी अमोनियम है वो फ्री होता है। तो प्लांट के केस के अंदर अमोनियम आयन कहाँ से आएगा। एक तो ये था कि जड़ों ने नाइट्रेट को सोखा, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट ऊपर गया, फिर उससे अमोनिया बना, वो तो पहली लाइन है। एक पौधा फोटो रेस्पिरेशन करता है, जो C3 प्लांट्स हैं वो मेनली फोटो रेस्पिरेशन करते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी अमोनिया है वो फ्री होता है। एनिमल्स के अंदर भी अमोनिया फ्री होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया है उसको यूरिया साइकिल में डाल के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ जो उसका यूटिलाइजेशन है वो होता है, और कैसे होता है, उसको एसिमिलेट किया जाता है, यानी कि उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो अमोनियम को अमीनो एसिड में जोड़ना, ये हो गया उसका एसिमिलेशन। लेकिन ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो पौधों ने जड़ों से उठाया वो आ रहा है। उसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन भी है, कि फोटो रेस्पिरेशन वाला भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर अमोनियम आयन फ्री होता है और वो काम में आता है अमोनियम एसिमिलेशन के लिए। देखिए इसके बाद में जब हम प्रॉपर इस एसिमिलेशन को समझें तो ये एक सिक्वेंशियल स्टेप्स होंगे ना, दो स्टेप हैं जो एक के बाद एक होती है, और वहाँ पे दो एंजाइम हैं जो जिम्मेदार हैं। एक का नाम तो आएगा ग्लूटामाइन सिंथेटेज, उसको अपन शॉर्ट में GS बोल सकते हैं। और दूसरा एंजाइम आता है उसको अपन बोलते हैं ग्लूटामेट सिंथेटेज, और उसको अपन बोल सकते हैं गोगट सिस्टम। दोनों को मिलाकर के GS गोगट बोला जाता है, GS गोगट सिस्टम। तो अमोनिया को एसिमिलेट करने के लिए प्लांट्स के अंदर GS गोगट सिस्टम काम करता है। हालांकि GS गोगट सिस्टम के दो पार्ट हैं, ये एक अलग एंजाइम है और ये एक अलग एंजाइम है। तो दो अलग अलग एंजाइम्स हैं, वो फर्दर जो अमोनियम आयन है उसको अमीनो एसिड्स में इनकॉर्पोरेट करने का काम करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि GS क्या चीज़ है और गोगट क्या चीज़ है। चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो पहला जो हमारा एंजाइमेटिक मशीनरी है उसको अपन GS सिस्टम बोल सकते हैं, यानी कि ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ये तो हो गया पूरे एंजाइम का नाम। देखो ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड, जैसे ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है, तो ग्लूटामेट की साइड चेन के अंदर COOH होता है,
और जो ग्लूटामाइन बनेगा उसमें साइड चेन के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है। तो ग्लूटामाइन भी एक अमीनो एसिड ही है, लेकिन इसकी साइड चेन के अंदर कार्बोक्सिल पे अमीनो ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन रिच हो जाएगा, है? जितना नाइट्रोजन ग्लूटामेट में है उससे एक नाइट्रोजन एटम ज़्यादा होता है ग्लूटामाइन के अंदर, तो नाइट्रोजन रिच है। जैसे एस्पार्टिक एसिड से एस्पेरेजीन बनता है तो उसमें एक नाइट्रोजन जाता है, वैसे ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन बनता है, एक नाइट्रोजन जाता है। एसिमिलेशन के दौरान हम देखेंगे कि अमोनियम आयन, जो कि अमोनिया था, वो काम में आता है और मशीन एटीपी की एनर्जी काम में लेती है, यानी कि उसको एडीपी एंड पीआई के अंदर हाइड्रोलाइज किया जाएगा। फॉस्फेट यूज नहीं होता, बस एनर्जी काम में ली जाती है। तो ग्लूटामेट का कन्वर्जन ग्लूटामाइन में होता है, ठीक है। अब देखो इस एंजाइम के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, दो क्लास इसके आप लेंगे। एक तो वो क्लास है जो नॉर्मल साइटोसोल में काम करती है, एक वो फॉर्म है जो या तो प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट में काम करते हैं। प्लास्टिड जब भी आप बोलेंगे तो वो जड़ें होंगी, क्लोरोप्लास्ट जब भी बोलेंगे तो वो सूट होगा, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको ध्यान देना है। तो एक तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड वाला कंपोनेंट है, एक साइटोसोल वाला कंपोनेंट है। अब साइटोसोल वाला जब काम करता है तो उससे जो नाइट्रोजन एसिमिलेट होगा वो इंट्रासेलुलर यूज के काम आता है, यानी कि किसी सेल ने अगर काम में लिया तो वो उसी के काम में आएगा, या उसने जो बनाया वो उसी के काम आएगा। और ऐसा मेनली जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं या रूट के वॉस्कुलर बंडल्स हैं उनमें होता है। दूसरे जो प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट में जो कन्वर्जन हो रहा है वहाँ एमाइड नाइट्रोजन बनेगी और ये लोकल यूज के लिए काम में आते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए स्पेसिफिक इसका रोल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया बना था वो अमोनिया ग्लूटामाइन के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लूटामेट के ऊपर जोड़ा जाएगा। और ये जो कन्वर्जन है ये दो प्रकार का है कि क्या सेल उसको अपने काम में लेगी, तो साइटोसोल वाला फ्रैक्शन में जो एंजाइम है वो काम करता है। अगर उसको लोकल यूज के लिए बनाना है या आसपास के सेल्स तक उसका यूज होना चाहिए तो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट वाला सिस्टम काम में लिया जाता है। तो जीएस दो प्रकार के, एक साइटोसोल में काम करने वाला जीएस है और एक प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में काम करने वाला जीएस है। तो जो साइटोसोल में करेगा वो खुद के यूज में आएगा और प्लास्टिड में करेगा वो लोकल यूज में आएगा। ओके, पर फर्दर नेक्स्ट जो सिस्टम है गोगट, उसकी बात करते हैं। देखो गोगट को गोगट क्यों बोला जाता है, इसका जो पूरा नाम है वो तो है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन तो इसका सबस्ट्रेट है। और फिर आता है 2-ऑक्सोग्लूट्रेट जो कि इसका सबस्ट्रेट सेकंड हो गया। ये सबस्ट्रेट 1 है, सबस्ट्रेट सेकंड हो गया। और पहले सबस्ट्रेट का अमीनो निकाल के दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, तो अमीनो ट्रांसफरेज कैटेगरी है इसकी, जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। तो ग्लूटामाइन से इसका जी है और ऑक्सोग्लूट्रेट से ओजी है, अमीनो ट्रांसफरेज से एटी है, तो ऐसे इसका नाम है गोगट, ठीक है। ग्लूटामाइन 2-ऑक्सोग्लूट्रेट अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले सारे एंजाइम अमीनो ट्रांसफरेज कहलाते हैं। करेगा क्या, ग्लूटामाइन जो कि जीएस से बना था, जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज था उसने जीएस ने ग्लूटामाइन बनाया था, उसके नाइट्रोजन को ये ट्रांसफर कर देता है 2-ऑक्सोग्लूट्रेट के ऊपर। यानी कि आप इक्वेशन वाई देखें तो ये ग्लूटामाइन था, इसका नाइट्रोजन निकल जाएगा तो इससे ग्लूटामिक एसिड बनेगा और 2-ऑक्सोग्लूट्रेट के ऊपर उसका अमीनो बनेगा, चिपकेगा, तो इससे वापस ग्लूटामेट बन जाता है। यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड और 2-ऑक्सोग्लूट्रेट के अंदर केवल अमीनो ग्रुप का अंतर है। तो जब आप ग्लूटामाइन के अंदर से माइनस कर देंगे NH3 तो ये बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड, और फिर जो 2-ऑक्सो है उसमें आप अमीनो ग्रुप जोड़ देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। तो इसलिए इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यानी कि जब रिएक्शन पूरी होती है तो ग्लूटामाइन और 2-ऑक्सोग्लूट्रेट दोनों ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका जो NADH है इसके इलेक्ट्रॉन काम में आ जाते हैं, ये वापस से NAD+ के अंदर रीऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये सारा काम गोगट करता है।
अब देखो गोगट भी आपके पास दो प्रकार के आएंगे। एक तो वो गोगट हैं जो जड़ों में काम करते हैं, यानी कि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स यानी कि रूट्स की बात हो जाएगी। एक वो है जो फोटोरेस्पिरे क्लोरोप्लास्ट आएगा, यानी कि लीव्स की बात हो जाएगी। तो हमारी जड़ों के अंदर काम करने वाला गोगट है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेता है NADH से, यानी कि उसको आप बोलेंगे गोगट NADH, है ना, NADH वाला गोगट। जबकि दूसरा होता है फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला, वो गोगट FD सिस्टम है। तो गोगट भी दो प्रकार के हैं, गोगट NADH और गोगट FD। NADH का काम है नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि जड़ें, और जिनमें फेरेडॉक्सिन है तो फेरेडॉक्सिन का कनेक्शन लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस से है, तो फोटोसिंथेसिस से तो उसका कनेक्शन किससे आ जाएगा, पत्तियों से आ जाएगा। अब इसमें एक एडिशनल चीज और आपको ऐड करनी है कि जो जड़ों वाला सिस्टम है वो आपने स्टार्टिंग में ये भी क्लास में बात समझी थी कि जड़ों में जब सॉइल के अंदर अगर नमी है तो वहाँ पे अमोनिया है वो अमोनिफिकेशन से आता है, वो भी मिट्टी में होता है। तो राइजोस्फीयर जड़ों के आसपास के एरिया को बोलते हैं। तो राइजोस्फीयर से जो अमोनिया है उसको उठा करके अमीनो एसिड्स में लगाने का काम भी NADH वाला गोगट करता है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी ऐड करेंगे कि फोटोस रेस्पिरेशन के दौरान जो अमोनिया निकलता है उसको गोगट का जो FD सिस्टम है वो काम में लेता है। तो गोगट क्या है, अमीनो ट्रांसफरेज है। गोगट करता क्या है, ग्लूटामाइन से अमीनो निकाल के ऑक्सोग्लूटाइड पे चिपकाता है ताकि ग्लूटामिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब जड़ों में काम करने वाला NADH वाला गोगट है, क्लोरोप्लास्ट में काम करने वाला FD वाला गोगट है। अब जब जड़ों का मैटर आएगा तो राइजोस्फीयर में जो अमोनिया है वो आ जाएगी, और अगर प्लांट्स के पत्तियों की बात करेंगे अपन तो फोटो रेस्पिरेशन में जो अमोनिया निकलती है वो भी आ जाएगी। तो ऐसे गोगट के अंदर डाइवर्सिटी है कि गोगट खुद दो प्रकार का है, और फिर एक्स्ट्रा देखेंगे तो राइजोस्फीयर वाला जड़ों के साथ में लेना है, फोटो रेस्पिरेशन वाला पत्तियों के साथ में लेना है। देखिए गोगट के बाद में हम थोड़ा सा इसमें अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी ऐड कर सकते हैं कि GS गोगट सिस्टम तो हो ही गया था, उसके बाद में और क्या हो सकता है। देखो एक तो इसमें अपन ले सकते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज सिस्टम, यानी कि इसको अपन बोलते हैं GDH, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वैसे एंजाइम का नाम है। मेन इसका काम क्या होता है कि ये ग्लूटामाइन में से अमीनो को निकालता है। डीएमिनेशन का मतलब रिमूव करना होता है। जैसे अपन प्रोसेस की बात करें कि 2-ऑक्सोग्लूटारेट है, इसमें अमीनो नहीं है, इसके ऊपर अमीनो ग्रुप जोड़ें तो इससे बनेगा ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट के ऊपर जोड़ेगा तो उससे बनेगा ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन ग्लूटामेट इनमें से अमीनो ग्रुप को निकालना इसका मेन, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो इसका मेन काम होता है। लेकिन जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है तो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जब रिएक्शन दोनों साइड में होते हैं तो सबस्ट्रेट जो ज़्यादा होंगे उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन की डायरेक्शन होती है। तो एक तो आपका GDH हो सकता है जो ग्लूटामाइन में से अमीनो ग्रुप को निकालने का काम करता है। अब ये भी देखो दो प्रकार का है, एक NADH सिस्टम को काम में लेता है और एक NADPH सिस्टम को काम में लेता है। यानी कि एंजाइम का वो फैक्टर है वो NADH भी हो सकता है और NADPH भी हो सकता है। NADH माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता है और NADPH है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम करता है। सिमिलरली ऐसे अपना दूसरा अल्टरनेट मैकेनिज्म हो सकता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन को सिंपली आप कह सकते हैं कि जैसे अमीनो ग्रुप को इधर से उधर करना। जैसे कि ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट का अमीनो ग्रुप अगर ऑक्सोलेस्टिक एसिड पे जोड़ दें तो बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। तो ऑक्जेलो से कन्वर्जन हो गया एस्पार्टिक एसिड, और ग्लूटामेट में से अमीनो निकला तो उससे क्या बन जाएगा 2-ऑक्सोग्लूटारेट। तो देखा जाए तो हमारे ग्लूटामेट का अमीनो ऑक्सोलेस्टिक एसिड के ऊपर ट्रांसफर हुआ तो उससे एस्पार्टिक एसिड बन गया। तो ऐसे एंजाइम जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं उनको सिंपली अपन अमीनो ट्रांसफरेज बोलते हैं।
अमीनो ट्रांसफरेज, जैसे गोगट भी एक अमीनो ट्रांसफरेज था, वो ग्लूटामाइन से 2-ऑक्सोग्लूटारेट के ऊपर करता है। अब यहाँ जो बना है वो बना है एस्पार्टिक एसिड। तो अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग अमीनो ट्रांसफरेज होते हैं। एस्पार्टिक एसिड का अलग है, ग्लूटामाइन का अलग है, और किसी का अलग है, ऐसे। तो अमीनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस के अंदर भी ये वाला एंजाइम काम करता है, क्योंकि वो अगर एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बनाने, यानी कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है, उनको अपन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिल जाता है, या बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में आप इसको भी ले सकते हैं, कि जितने भी आपके अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम हैं उनमें एज ए कोफैक्टर एक बहुत ही खास चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, शॉर्ट में इसको अपन PLP भी बोलते हैं। और रियल में क्या होता है, ये होता है विटामिन B6। तो जितने भी अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम हैं जो कि अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, उनके कोफैक्टर के रूप में PLP पाए जाते हैं, यानी कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B6 होता है। तो ट्रांसएमिनेशन एक प्रोसेस हो सकती है, डीएमिनेशन एक प्रोसेस हो सकती है ना। किसी का अमीनो निकालना है, डीएमिनेशन, इधर उधर करना है एक से दूसरे ग्रुप के ऊपर, ट्रांसएमिनेशन। और फिर इससे पहले हमने गोगट को समझा ही था, गोगट है वो GS के बाद में काम करता है, इसलिए दोनों को मिला करके अपन GS गोगट बोल देंगे। तो अगर हम सारी चीज़ों को समराइज करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पौधे ने जड़ों से NO3- को उठाया था और पहले उसको NO2- में कन्वर्ट करते हैं, ये काम जड़ों में हो जाता है। फिर आगे का जो काम है वो जड़ों में भी है और सूट में भी है। तो डिपेंड करता है कि आपके कोफैक्टर क्या होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आपको लाइट वाली रिएक्शन से लेने हैं तो फेरेडॉक्सिन सिस्टम होते हैं, अगर आपको अंधेरे में काम करना है ट्रिपल P पाथवे है वो आ जाएंगे। फाइनली जो नाइट्राइट बना था उसको हम अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अमोनिया टॉक्सिक होता है तो उसको कहीं जमा करना होता है, वो अमोनियम एसिमिलेशन है, उसके लिए आपने GS और गोगट लिया। तो ऐसे पौधे अपनी जड़ों से जो उन्होंने नाइट्रेट को उठाया था उसको वो अमीनो एसिड्स के अंदर, यानी कि ग्लूटामेट और ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन, ये सब बनाते हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि एक तो तरीका था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नोड्यूल्स का मैटर था, वो अलग चीज़ है। ये अलग मैटर था कि पौधे अपनी जड़ों से नाइट्रोजन को NO3 के रूप में उठाते हैं, फिर उसको अमीनो एसिड तक वो पहुंचाते हैं। तो उसमें आपका नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, GS गोगट सिस्टम, ये सब आ जाते हैं। और अल्टरनेट मैकेनिज्म के अंदर कि अमीनो निकालना है, डीएमिनेशन, अमीनो ट्रांसफर करना है, ट्रांसएमिनेशन, ये सब आ जाते हैं। तो ऐसे हम पूरी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन किस प्रकार से एसिमिलेट होता है, वो है ना, जड़ों से होता है, वो आज की क्लास में हमने समझा। नॉड्यूल्स में कैसे होता है वो लास्ट क्लास में समझा। तो ऐसे हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। तो आई होप जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एंजाइम्स इसमें आ जाते हैं, उनके वेरिएंट्स आ जाते हैं, उनके साइट आ जाती हैं, काफ़ी रोल हैं, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको तैयार करने में उसी प्रकार से ध्यान देना है। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल से मिनिमाइज़ रखना है। आप नोट्स जो बनाए उसमें भी बहुत अच्छे से ध्यान दें सारी चीज़ों का, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप तैयार करें ताकि कन्फ्यूजन बहुत कम रहे और आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो आई होप पूरी जो वीडियो सीरीज़ है उसके अंदर आप लोगों को बहुत ही, जो आपकी तैयारी है उसमें काफ़ी बेनिफिट चल रहा होगा, और आगे भी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो से आपको ये तैयारी जारी रखनी है। तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में बताइए उन चीज़ों को, और आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई डाउट है, कहीं कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर से करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।